फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रोफेसर प्रमोद पांडे और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स। जब कभी भी हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये एमकॉम के फर्स्ट सेम का एक सब्जेक्ट है। तो मैं आपको एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ। स्ट्रैटेजिक की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है गेम प्लान। अगर मैं पुराने टर्म्स में बात करूँ तो जब कभी भी वॉर्स होते थे, जब कभी भी लड़ाई होती थी, तो उस लड़ाई के दौरान युद्ध में जीतने के लिए जो राजा महाराजा और उनके मंत्री जो योजनाएं बनाते थे उनको हम स्ट्रेटजी बोलते थे। तो जब कभी भी हम लोग स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आता है स्ट्रेटजी, उसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना बनाना ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की भी बात करूँ तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी हमको यही बताता है कि क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट प्लान और क्रिएटिंग अ गोल्स, जो हम अपने एम को इजी वे में या फिर थोड़े थोड़ा करके या फिर ओवरऑल बेसिस पे हम कवर कर सके, वो हमारा स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब कभी भी हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो उस प्लान को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उस प्लान का जब कभी भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, हमको वो सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है किसी भी योजना को बनाने के लिए, किसी भी प्लान को बनाने के लिए, किसी भी प्लान को डेवलप करने के लिए, वो यही होता है कि हमारा जो भी काम है वो सही तरीके से होना चाहिए। अगर मैं वर्ड टू वर्ड बात करूँ तो जो स्ट्रेटेजिक है, जो हमारे सिलेबस में है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि स्ट्रेटेजी इट इज़ अ ग्रीक वर्ड स्ट्रेटोज। जब कभी भी हम लोग ग्रीक में एक स्ट्रेटेजोज करके एक वर्ड है उसकी हम बात करते हैं तो ये वहाँ से लिया गया है, जिसका बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है आर्ट ऑफ जनरल। तो अगर मैं ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजोज की बात करूँगा तो उसका मीनिंग क्या होता है, आर्ट ऑफ जनरल। ये बहुत ही सिंपल टर्म में हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ, जो मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात कर रहा था, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको कैसे डिफाइन करता है वो आप सुन लीजिए। वो एकदम सिंपल वे में कहता है कि इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन और पॉलिसी डिज़ाइन टू अचीव अ मेजर और ओवरऑल हिम। ये सिंपल सा जो डेफिनेशन है ये हमारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दिया हुआ है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि स्ट्रेटेजी जो अगर हम वॉर टाइम से देखते आए, जो राजा महाराजाओं के टाइम से हो रहा है, तो उसका जो सिंपल मीनिंग था वो यही था कि हमको एक गेम प्लान तैयार करना है ताकि हम उस गेम प्लान की वजह से हमारे जो भी दुश्मन हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें, हमारे जो भी एनिमीज़ हैं उनको हम हरा सकें। चलिए बढ़ते हैं इसके एक छोटे से आंसर की तरफ। जो इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जब कभी भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फीचर्स होता है, उसकी विशेषता होती है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, क्यों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आंसर के लिए। तो जब कभी भी हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आंसर देखते हैं, हमारे माइंडसेट में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि क्या ये हर जगह पे होना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है मैं आपको वो बता दूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड। कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट है वो आपको यही बताता है कि आप कोई भी छोटा सा छोटा काम करिए, कोई भी बड़ा सा बड़ा काम करिए, आप बिना योजना बनाए, बिना प्लान बनाए, बिना स्ट्रेटजी बनाए आप उस काम में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आपको हमेशा सोचना पड़ता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं, और जो काम आप कर रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है। एग्जाम्पल फॉर, जब हम सो के उठते हैं तो हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारा जो डेली रूटीन्स होता है वो हमेशा फिक्स होता है, तो उसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी हमारी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होता है। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि ये हर जगह एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये किसी लिमिटेड एरिया में एप्लीकेबल है। जब कभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं योजनाएं बनाने की बात कर रहा हूँ, तो चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, चाहे आप किसी भी नेशन से हो, या फिर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप कहीं पे भी बैठ के कोई भी काम कर रहे हैं, आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाना कंपलसरी है। बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल देन यू शुड नो दैट विच स्ट्रेटेजी इज़ परफेक्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। तो हमको ये चीज़ें हमेशा समझ में आनी चाहिए। इसके बाद जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का जो तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। हमेशा याद रखिए कि अलग अलग बिजनेसमैन लोग जो भी अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जिनकी भी अलग अलग तरीके की कंपनीज़ हैं, वो हमेशा अलग अलग तरीके के स्ट्रेटेजी
पुट करते हैं और स्ट्रेटेजी पिक करते हैं मार्केट से। लेट्स टेक अ एग्जांपल, अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव्स की बात करूं जिनको हम ग्रैंड स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, तो अगर हम ग्रैंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो उसमें 4 तरीके की स्ट्रेटेजीज होते हैं। पहला होता है स्टेबल स्ट्रेटेजी। दूसरा, अच्छा स्टेबल स्ट्रेटेजी कहाँ पे यूज़ होता है? जो अपने एकदम मैच्योरिटी फेज में होते हैं बिजनेसमैन, वो हमेशा स्टेबल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड होता है ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ग्रोथ स्ट्रेटेजी कहाँ पे यूज़ होता है? तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे न्यूली कम बिजनेस है, उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद एक होता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं कि अपने कुछ प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं मार्केट में या फिर कहीं नए जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिट्रेंचमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ग्रोथ में भी बैकवर्ड है, इंटीग्रेटेड है, बहुत सारे हैं, वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको उतना डीप में नहीं समझा रहा हूँ, मैं खाली आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। एंड लास्ट वन इज ए कॉम्बिनेशन में आप ये तीनों के जो मैंने आपको बताया, स्टेबल स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी या फिर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, इन तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन को पिक कर सकते हैं आपके बिजनेस के हिसाब से। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैं फोर्थ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, वो है स्ट्रेटेजी रिव्यू। आप जो भी स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं, मेक श्योर आपको पता है कि वो आपके बिजनेस के लिए काम करने वाली है और उससे आपके बिजनेस में आपको सफलता मिलने वाली है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक रिव्यू करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जो है अप्लीकेबल टू ऑल फंक्शनल एरिया। अप्लीकेबल टू ऑल फंक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम करें, आप किसी भी तरीके के लेवल पे काम करें, चाहे आप टॉप लेवल पे हैं, मिडल लेवल पे हैं या फिर किसी भी लेवल पे है। एग्जाम्पल फॉर कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, आप तीनों में से किसी भी लेवल पे काम करते हैं, आपको स्ट्रेटेजिक रिव्यू करना ही पड़ेगा और आपको स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी आपके गोल को अचीव करने के लिए। इसके बाद जब कभी भी हम बात करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी स्ट्रेटेजी ही ये डिसाइड करती है कि हमें किस इंसान को कौन सा काम देना है। एग्जाम्पल फॉर, अगर मुझे पता है कोई बंदा अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है तो बट ऑब्वियस मैं उसे अकाउंटिंग का काम दूंगा। ये मुझे कब पता चलेगा? जब मैं प्रॉपर वे में उसको एनालाइज करूंगा, प्रॉपर वे में अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करूंगा और मैं मेरे स्टाफ के हिसाब से, मेरे मेंबर्स के हिसाब से उनको वो प्रोजेक्ट दे पाऊंगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। याद रखिएगा, जब कभी भी हम किसी गोल की बात करते हैं, जब कभी भी हम किसी एम को अचीव करने की बात करते हैं, माइंड में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना पाएंगे और उसी स्ट्रेटेजी को आगे इम्प्लीमेंट करके आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिलेट्स टू एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी हमेशा आपके हिसाब से बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार हमें स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमारे आसपास के क्या एनवायरनमेंट्स हैं, हमको उनको स्टडी करना पड़ता है। एग्जांपल फॉर, आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आपको बहुत ही हॉट टेम्परेचर चाहिए आपके प्रोडक्ट को बचाने के लिए, लेकिन आप रहते शिमला में हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट वही हो जाएगा कि आपको हॉट टेम्परेचर बनाना कैसे है। तो जब कभी भी हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी बनाते टाइम हमें ये भी देखना रहता है कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा चाहे वर्किंग एनवायरनमेंट की हम बात करें, चाहे नॉर्मल क्लाइमेट की बात करें, किसी भी एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट को करने वाले हैं वो हमको सपोर्टिव है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, वो हमें देखना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसके बाद हमेशा याद रखिए, आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। कभी भी आप पास्ट की बातों को लेके, या फिर देखिए पास्ट से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो स्ट्रेटेजी आप हमेशा फ्यूचर के लिए बनाते हैं। जो हो गया उसके लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जा सकती, जो होने वाला है उसके लिए हम हमेशा स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजी हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहती है। और जो इसका एकदम लास्ट पॉइंट है वो होता है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं। बिजनेस लेवल में नॉर्मल मैनेजर्स होते हैं एंड फंक्शनल लेवल में जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं कंपनी के लिए वो लोग होते हैं। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल वे में पूरा रिमाइंड करने जाऊं तो इतनी सी बात है कि अगर हम स्ट्रेटेजी का एक्चुअल मीनिंग देखना चाहेंगे तो ये वॉर वर्ड से, जब पहले वॉर होता था वहाँ से ये उठाया गया है। इसका मतलब होता है गेम प्लान प्रिपेयर करना। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इसमें 10 पॉइंट है। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड, सेकेंड है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, थर्ड है स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव जिसमें मैंने आपको 4 बताए, स्टेबल, ग्रोथ, रिटेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया स्ट्रेटेजिक रिव्यू, आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया एप्लीकेबल टू ऑल फंक्शनल एरिया। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों होना चाहिए, नहीं तो आप आपके गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिलेट्स टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्यों, ताकि आपके लिए एनवायरमेंट फेवरेबल है अनफेवरेबल है वो आपको पता चले। फिर मैंने बोला था फ्यूचर ओरिएंटेड, जो हो गया उसके बारे में नहीं, जो होने वाला है उसके बारे में। एंड द लास्ट वन इज द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे जो हमने देखा ये हमारे स्ट्रेटेजी के बेसिक आंसर्स थे। थैंक यू सो मच।